डाइपोल मोमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना। अभी डाइपोल मोमेंट में जहां से क्वेश्चन आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट अभी चलेगा, जहां से क्वेश्चन आते हैं। हमने डाइपोल मोमेंट में सबसे पहले तो ये देखा था कि अगर पॉइंट चार्जेस हैं जैसे कई सारे, तो उनकी ना डाइपोल मोमेंट कैसे निकालें, नेट डाइपोल मोमेंट कैसे निकालें, ये हमने पहली क्लास में सीखा था। फिर हमने इसकी एक क्लास में ये सीखा था कि अगर एक डाइपोल रखा हुआ है तो उसकी एक्सियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये हमने सीखा था। और उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये हमने सीखा था, राइट। फिर उससे अगली क्लास में हमने ये सीखा कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो उसकी ना जनरल पोजीशन पे जनरल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालें, ठीक है ना। अब सुनो, एक बात मैंने बताई थी लास्ट क्लास में, उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनो बात क्या है वो। कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यहाँ पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, और इसमें एक डाइपोल रख दिया, ये डाइपोल रख दिया कुछ इस तरीके से, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। एक बात बताओ आप मुझे, इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, डाइपोल मोमेंट की राइट में है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरफ है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ है? इसी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है। तो ये बताइए एंगल कितना है यहाँ पे? 0 डिग्री। जब एंगल 0 डिग्री हो तो इसका जो इक्विलिब्रियम होता है वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्यों है? क्योंकि अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे तो ये वापसी चला जाएगा, उसी पोजीशन के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, चला जाएगा इनफैक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे इसको थोड़ा सा भी घुमाओगे तो वापसी जाएगा ही जाएगा, ठीक है। क्यों जाएगा वापस, ये बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि देखो इसको घुमा के देख लो आपसे, अगर आप इसे घुमा के देखते हो ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमा के देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इस पॉजिटिव वाले पे फोर्स इधर लगेगा और नेगेटिव वाले पे जो ये नेगेटिव वाला चार्ज है इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, तो ये जो फोर्सेस है इसको वापस घुमाने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो याद रखिए आप कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री हो तो ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। आ रही है बात समझ में आपको? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ गए आप? बार बार क्वेश्चंस में आएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। मैं आपसे अगर ये पूछ लूँ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, तो आप मुझे बदले में आंसर ये दोगे कि सर अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को कुछ इस तरीके से रख दिया जाए कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए, तो ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। आगे बात समझ में आपको? अब सुनो केस नंबर 2। एक मैंने केस नंबर 2 आपको बताया था कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है जैसे, ठीक है ना, और आपने क्या किया कि डाइपोल को ऐसे रख दिया, डाइपोल को आपने ऐसे रख दिया, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। इस केस में डाइपोल मोमेंट किस तरफ है बताइए? डाइपोल मोमेंट किस तरफ है? इस तरफ है डाइपोल मोमेंट, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरफ है डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है बताइए? इस तरफ है। इनके बीच का एंगल कितना बताइए? 180 डिग्री। इस केस में एंगल 180 डिग्री है। इस केस में आप बताइए क्या बोलेंगे इस वाले इक्विलिब्रियम को? अनस्टेबल। इसमें दो ही, इसमें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम नहीं होता, इसमें या तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है या फिर इक्विलिब्रियम होता ही नहीं। अगर आप इसको किसी जनरल पोजीशन पे रख दोगे तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है, ठीक है। कौन सा हो तो बात की बात है। अगर कोई आपको ये कह दे कि इसमें एक यहाँ पे जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल को ऐसे रख दिया गया टेढ़ा, ये डाइपोल को रख दिया गया जी, ये पॉजिटिव भी नेगेटिव है, एंगल थीटा यहाँ पे, ये वाला एंगल थीटा। इस केस में बताइए इक्विलिब्रियम कौन सा है? इसमें है ही नहीं, इक्विलिब्रियम ही नहीं है। नो इक्विलिब्रियम इन दिस केस, नो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पर है स्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ जी, कौन सा इक्विलिब्रियम है यहाँ पे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस केस में कौन सा इक्विलिब्रियम है बताइए? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहाँ तक बात समझ में आएगी आपको? नहीं आई? कोई शक है किसी को इस बात में? हाँ जी, एंगल बन रहा है, एंगल तो हमेशा ही बनेगा अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो। इक्विलिब्रियम में इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें नेट टॉर्क 0 नहीं लग रहा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, मतलब घूमना नहीं चाहिए वो, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट टॉर्क 0, और ये तो घूमेगा। जैसे आप छोड़ोगे इसको थीटा एंगल पे तो ये अपने आप ही घूमेगा यार, मतलब रेस्ट में तो हो, वो घूम तो ना रहा हो, रखते ही घूमे तो नहीं अपने आप, ये अपने आप थोड़ी ना घूमेगा। जब तक आप ये ऐसे ही रहेगा, स्टैटिक रहेगा ये। जब तक आप इसको जब ऐसे रखा था, यहाँ तो ऐसे मैंने घुमा के देखा था चेक करने के लिए कि इक्विलिब्रियम है, कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये चेक करने के लिए घुमाया था मैंने इसको। अभी फिलहाल ये अपने आप, इसको रखते ही अपने आप थोड़ी घूमना शुरू कर देगा। ये रखते ही तो यहीं का यहीं रहेगा ये, अगर रखते ही यहीं का यहीं रहे तो होता है इक्विलिब्रियम,
वो तो मैंने अपनी मर्जी से घुमाया था, अब यहाँ पे घुमा दिया था, अब इक्विलिब्रियम नहीं था, बट वो तो चेक करने के लिए, फिर सर आपने घुमाया ही क्यों, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया सर आपने। अरे ठीक है, मैंने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया ये चेक करने के लिए कि इक्विलिब्रियम स्टेबल था कि अनस्टेबल था। वो ये चेक करने के लिए कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है, उसको एक बार डिस्टर्ब तो करके देखना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे इसको यहाँ ले जाने के बाद अब इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है, इक्विलिब्रियम तो यहीं था, लेकिन मैं इसको क्यों लेके गया, ताकि चेक हो जाए कि वापसी आता है कि नहीं आता। बस समझ आ रही है बात आपको। अगर इसको थीटा एंगल पे रख दिया तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम है ही नहीं, क्योंकि इसको रखते ही अपने आप घूमेगा ये। आगे बात समझ में आपको, कोई डाउट है किसी के मन में? हाँ जी बोलो। इस केस के अंदर जो ना ट्रांसलेशनल मोशन कहाँ हो रही है अपने आप ही, कहाँ हो रही है ट्रांसलेशनल मोशन, बताओ? नहीं है, नहीं, इसमें जब इसके अंदर ये बात कर रहा है कि सर एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में क्या विचार है? ट्रांसलेशनल मोशन जो है ना, इसकी हो ही नहीं सकती। नेट फोर्स जीरो, इस पे देख लो आप, रखा था नेट फोर्स क्या है इस पे, जीरो, और इस पे भी नेट फोर्स क्या है, जीरो, इस पे भी नेट फोर्स क्या है, जीरो। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो तीनों ही है, तीनों ही है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल मोशन अपने आप नहीं हो रही। हाँ जी, F इक्वल टू क्यू ही लग तो रहा है, लेकिन नेट फोर्स तो जीरो है ना। F इक्वल टू क्यू ही, देखो इस पे भी लग रहा है क्यू ही, और इस पे भी क्यू ही लग रहा है, तो नेट फोर्स तो जीरो है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ये पता होना जरूरी, ये थोड़ा ना कि भाई फोर्स नहीं लगना चाहिए, नेट फोर्स लग सकते हैं लेकिन नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो वो वाली बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो तीनों ही है, लेकिन हम यहाँ पे अभी ना रोटेशनल की ही ज़्यादातर बात करते हैं बस। लेकिन कोई कहते कि ये इनमें से कौन सा है ट्रांसलेशन, तो तीनों ही ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। और ये वाले जो दोनों हैं ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ये नहीं है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। हाँ जी, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे से लेके जाऊं तो फिर वो वापस स्टेबल हो जाएगा, इसका मतलब वो न्यूट्रल होगा। इसमें अगर कोई ये पूछ ले कि ट्रांसलेशनल की टाइप कौन सी है, क्वेश्चन ये कि सर ट्रांसलेशनल की टाइप कौन सी है, तो इसमें ट्रांसलेशन की तीनों की टाइप न्यूट्रल है। ट्रांसलेशन में तीनों की ही टाइप न्यूट्रल है, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन मतलब ट्रांसलेट करके देखना होता है, रोटेट करके नहीं देखना, चेक करने के लिए। अगर आप इसको ट्रांसलेट करो अपनी मर्जी से, यहाँ से उठा के यहाँ पे रखो, तो ना तो वापस जाएगा, ना दूर जाएगा, वहीं का वहीं रहेगा नई पोजीशन पे, ठीक है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की पहचान यही होती है कि अगर डिस्टर्ब करने पे वहीं का वहीं रहे, नई पोजीशन कोई अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन बना ले, तो वो न्यूट्रल हो जाता है फिर। तो इसलिए अगर कोई ये कहता है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कौन सी टाइप है, तो वो न्यूट्रल है। इसमें भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कौन सी टाइप है, वो इस केस में न्यूट्रल है, और इस केस में भी न्यूट्रल है। कंफ्यूज हो गए मुझे ऐसा लग रहा है। सर उसके इसमें न्यूट्रल कैसे हो, तो वो अपने एक्सिस पे घूमता रहेगा सीधा पे। हाँ, वो तो ऐसे मतलब कि इस वाली पोजीशन में आना चाहेगा, क्योंकि फोर्स लग रही है दोनों, एक इस साइड और एक इस साइड, तो ये ऐसे आ जाएगा, तो ये न्यूट्रल कैसे हुआ? यार सुनो, एक काम करो, ट्रांसलेशनल को और न्यूट्रल का चक्कर छोड़ो एक बार आप, जिनको समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया उसको छोड़ दो एक बार, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। उसको जो है ना, वो पेपर में क्वेश्चन उसका अभी तक नहीं आया, इसके अंदर ध्यान से सुनो आप। अभी ना सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखो आप, देखो इक्विलिब्रियम वैसे दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं इक्विलिब्रियम? एक रोटेशनल और एक ट्रांसलेशनल। अब रोटेशनल भी आगे तीन टाइप का होता है फर्दर। रोटेशनल कितने टाइप का होता है? स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। और ट्रांसलेशनल भी तीन टाइप का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, ठीक है। इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं? इक्विलिब्रियम होते हैं मेन तो दो टाइप के होते हैं, रोटेशनल और बताइए ट्रांसलेशनल। जरूरी नहीं कि ये है तो ये होगा ही, हो सकता है ये इक्विलिब्रियम है ये नहीं है, हो सकता है ये है ये नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इनमें आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये है तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, आप चेक करना ही पड़ेगा आपको। ये आगे फर्दर तीन टाइप का है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। ये भी कितने टाइप का होता है? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ठीक है। अब हो सकता है कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है और रोटेशनल में स्टेबल है, लेकिन हो सकता है कि ट्रांसलेशनल में इन तीनों में से कुछ हो रहा है, जरूरी नहीं है भी स्टेबल ही हो जाएगा। फिर रोटेशनल में स्टेबल है तो ट्रांसलेशनल में उसका न्यूट्रल हो, समझ रहे हो?
जब देखो पहली बात तो ये कैसे चेक करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, ये कैसे चेक करते हैं, ये ऐसे चेक करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। पहले तो ये बात है या नहीं है। अगर वो अपने आप नहीं घूम रहा, रखते ही अपने आप नहीं घूम रहा, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, अदरवाइज नहीं है। इसको रखा, क्या रखते ही अपने आप घूम रहा है? इसको रख दिया, क्या इसको रखते ही अपने आप घूमेगा? ये क्यों नहीं घूमेगा? 0 डिग्री एंगल पे रखा मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के मोमेंट के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। इसको मैंने रखा, रखते ही अपने आप घूम रहा है, अपने आप चल रहा है ना, तो अपने आप घूम रहा है ना अपने आप चल रहा। अपने आप घूम नहीं रहा इसलिए तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, अपने आप चल नहीं रहा इसलिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल में भी है और रोटेशनल में भी है। ये बात याद कर लो पहले तो, ठीक है। यहां पे ट्रांसलेशनल वाला है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। ये बात समझ आती है आपको? पहले तो इसी पे रुके रहो आप। इसको डाइपोल को मैंने रखा कि ये अपने आप घूमा, रखते ही अपने आप घूमा क्या? ये क्यों नहीं घूमा यार? क्यों घूमेगा? इस पे इधर फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स भी सेंटर से पास कर रहा है और ये वाला फोर्स भी सेंटर से पास कर रहा है, तो इनकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस 0 होगा। टॉर्क प्रोड्यूस 0 होगा तो घूमेंगे ही नहीं, घूमेंगे ही नहीं तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है ये। और इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, इस पर नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 तो ये रोटेशनल, ये ट्रांसलेशनल, ये कुछ अपने आप चलेगा नहीं, अपने आप चलेगा नहीं तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। अच्छा ये वाला बताओ, क्या अपने आप घूमेगा? ये है, इसमें फोर्स इधर लगेगा और इसमें फोर्स इधर लगेगा। ये बताओ अपने आप घूमेगा? नहीं। अपने आप चलेगा? नहीं। तो ये जो ना ट्रांसलेशनल में भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। अच्छा ये वाला बताओ, जनरल थीटा पे बात हो रही है, ये था थीटा इक्वल टू 180 पे। इसे बताओ, ये अपने आप घूमेगा? घूमेगा, रखते ही घूमेगा। ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। पहले तो ये बात याद कर लो आप, ठीक है। अब इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, इसमें नहीं है। तो इसमें है तो कौन सा है, ये पूछ सकता है। इसमें है तो कौन सा है, और इसमें भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो वो कौन सा है, बस ये बात याद करनी है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम है इसमें स्टेबल, इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम कौन सा है बताइए? क्यों है इसमें स्टेबल? क्योंकि इसे घुमाने पर, इसे घुमाया डिस्टर्ब करके देखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ये चेक करने का तरीका है कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। इसको डिस्टर्ब करके देखो, मतलब घुमा के देखो, इसको घुमाने पे ये वापस आएगा तो स्टेबल हुआ, ये घुमाने पे वापस नहीं आएगा तो कौन सा हुआ? अनस्टेबल हुआ। इसमें टाइप चेक ही क्यों करोगे जब है ही नहीं रोटेशनल इक्विलिब्रियम? तो स्टेबल अनस्टेबल का क्वेश्चन ही नहीं बनता जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम है ही नहीं। आगे बात समझ में आपको? ट्रांसलेशनल की कौन सी टाइप है इसमें? तो इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इसमें भी है सर, इसमें भी है सर, इसमें भी है सर। तो इसमें कौन सी टाइप का है इन तीनों में से? उसको छोड़ दो आप, उसको छोड़ दो। ये समझाऊं? कुछ जरूरत है नहीं, आ जाएगा आगे समझ में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। लेकिन इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बाय द वे अभी इसमें है, ट्रांसलेशन तीनों में ही है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि नेट फोर्स तीनों पे ही 0 लग रहा है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए ये चेक करते होते हैं कि घुमा के नहीं देखते होते, चला के देखते होते हैं। ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेट करके देख रहे होते हैं, घुमा के नहीं देखते। क्या करके देखते हैं उसमें? चला के देखते हैं। इसको उठा के चला के देखा, यहाँ पे ले आइए, इस पोजीशन से उठा के यहाँ रख दिया, वापसी इसी पोजीशन पे तो नहीं गया ना, दूर गया, इसलिए न्यूट्रल है। इसमें भी न्यूट्रल है, इसमें भी न्यूट्रल है, बता भी दिया मैंने। ट्रांसलेशन की टाइप कौन सी इसमें? न्यूट्रल। इसमें भी ट्रांसलेशन की टाइप कौन सी है?
न्यूट्रल। और इसमें भी ट्रांसलेशनल की टाइप कौन सी है? न्यूट्रल। थर्ड वाले में न्यूट्रल कैसे होगा? सुन आप, नेट फोर्स तो अभी भी जीरो लग रहा है इस पे। नेट फोर्स क्या लग रहा है इस पे भी क्यू ही, इस पे भी नेट फोर्स क्या है इस पे? पहली बात तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि नेट फोर्स इसका सेंटर ऑफ मास अपने आप चल तो नहीं रहा, ये घूम रहा है। सेंटर ऑफ मास तो नहीं चल रहा, सेंटर ऑफ मास चलना चाहिए अपने आप ही। इसको जैसे ही मैंने रखा, इसका सेंटर ऑफ मास जहां मैंने रखा था इसके सेंटर ऑफ मास को, उसका सेंटर ऑफ मास वहीं रह रहा है टाइम के साथ, अपने आप सेंटर ऑफ मास इधर उधर शिफ्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम टाइप चेक करने के लिए इसको उठा के यहाँ रख दिया तो नई जगह पे घूमना शुरू हो जाएगा। वो सेंटर ऑफ मास ना तो वापस आएगा ना दूर जाएगा, वो सेंटर ऑफ मास नई पोजीशन पे रह जाएगा। आप सिर्फ सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचो, इसके घूमने से रिलेटेड मोशन को देखो ही मत आप, क्योंकि चेक की ट्रांसलेशनल की टाइप चेक कर रहे हो आप, तो रोटेशन का क्यों बीच में घुसा रहे हो आप ऐसे केस में? इसको, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, इसको उठा के यहाँ रख दिया तो सेंटर ऑफ मास नई पोजीशन पे रहा। वो सेंटर ऑफ मास ना तो नजदीक आया ना दूर गया, इसलिए न्यूट्रल है ये। समझ आ रही है बात आपको? ये कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? सुनो ध्यान से, ये समझ में आया हो चाहे ना आया हो, ये समझ में आपको एक बात बता दूं मैं, ये वाला जो केस है, ये जो ना कौन सा इक्विलिब्रियम और कौन सी टाइप का है, ये अक्सर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। मैं पूरी क्लास में टाइम खराब कर लेता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं समझ में आ रहा होता, मुझे पता है। इसके अंदर आप अपना दिमाग लगाना, समझ में आ जाए तो ठीक है ना, तो याद कर लेना एक बार इसको याद कर लो। मेन मुझे जो जरूरत है वो इस चीज़ की जरूरत है कि अगर थीटा इक्वल टू 0, जो मेन बात याद करनी है, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है और वो स्टेबल वाला होता है बस। और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो इक्विलिब्रियम होता है रोटेशनल वाला, और वो कौन सा होता है? अनस्टेबल होता है बस। ये बात मेरे लिए याद करनी है। आगे बात समझ में आपको कोई डाउट हो तो बताइए इस बात में। बढ़ते हैं आगे। ये नोट कर लिया होगा सभी ने? जल्दी नोट करो यार, और नहीं नोट किया तो फोटो खींचो फटाफट। सुन आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एक डाइपोल है, इसको मान लो मैं यहां से ना, देखो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन ऐसे है, ये वाली स्टेबल इक्विलिब्रियम में लेना, इसे थीटा एंगल पे आप ले गए इसको, थीटा एंगल पे। डाइपोल पहले ऐसे रखा हुआ था, इसको ऐसे घुमा दिया आपने। ये डाइपोल पहले ऐसे रखा हुआ था और आपने इसको थीटा एंगल घुमा दिया। थीटा एंगल पे इसके ऊपर अपने आप एक टॉर्क लगेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इस पे एक फोर्स लगेगा क्यूई का और इस पे एक फोर्स लगेगा क्यूई का। तो ये जो, यानी कि इन फोर्सेस की वजह से टॉर्क आएगा और टॉर्क की वजह से घूमेगा, टॉर्क की वजह से घूमेगा ये डाइपोल। उस टॉर्क की वैल्यू होती है, याद रखिए आप, P क्रॉस E। उस टॉर्क की वैल्यू इतनी होती है P क्रॉस E, या फिर बोल दो PE साइन थीटा। ये कहाँ से आया? ये फॉर्मूला आपको ना याद करना है। अभी मैं 3 फॉर्मूले आपको याद करवाऊंगा और ये तीनों फॉर्मूले आपको ना अभी इसी वक्त याद करने हैं। पहला फॉर्मूला तो ये है कि अगर किसी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रख दिया जाए, कितने एंगल पर रख दिया आपने? थीटा एंगल पर, तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। उस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? P क्रॉस E के बराबर, यानी कि PE साइन थीटा के बराबर उसकी वैल्यू होती है। किसके बराबर होती है उसकी वैल्यू? PE साइन थीटा के बराबर, P क्रॉस E के बराबर उसकी वैल्यू होती है। ये बात समझ आ गई आपको? क्या बोला अभी मैंने, क्या बताया मैंने?
हाँ जी, क्या बताया मैंने? अगर किसी डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और उसको एक थीटा एंगल पे मूव करेंगे और तो उस पे टॉर्क लगेगा सर, एक पॉजिटिव से क्यू का और नेगेटिव पॉइंट क्यू का, उसका जो टॉर्क है वो पी क्रॉस भी आएगा। टॉर्क पी क्रॉस ये टॉर्क लगता है पी क्रॉस का, पी साइन थीटा के बराबर टॉर्क लगता है। इसमें एक बात बताओ, थीटा की वैल्यू जब 0 तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा? 0। और थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी टॉर्क की वैल्यू बढ़ती जाएगी। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, देन टॉर्क इज 0। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, जब थीटा 90 हुआ तो देन टॉर्क कितना हो जाएगा? पीई मैक्सिमम हो जाएगा। इससे ज़्यादा टॉर्क नहीं हो सकता, पीई से ज़्यादा टॉर्क नहीं हो सकता। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? सर ये स्टेबल अनस्टेबल दोनों के केस में, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम को थीटा एंगल पे घुमाया तो भी इतना और अनस्टेबल। देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल पे घुमाना है इसको। स्टेबल जब थीटा इक्वल टू 0 था वहां से थीटा एंगल पे घुमाना है इसको। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल नहीं घुमाना, स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल पे घुमाना है। समझ आ रही है बात आपको? एक बार एक स्टूडेंट आओ, आप आ जाओ, निपुण आ जाओ, निपुण आप आ जाओ। सुन आप, निपुण पता करना क्या है? ये एक डाइपोल है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। होगा ये कि इसमें मैं इसको जो ना, आपको इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है ना? पकड़ लो आप इसको। मैं इसको जब आप ऐसे घुमाऊंगा, मैं तो इसको घुमाने की कोशिश करूंगा, बट आपको ऐसे घुमाऊंगा इसको। 0 ये पहले 0 डिग्री एंगल पे था, पकड़ो इसको, पकड़े रखो आप। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। मैं एजेंट हूँ, मैं इधर ऐसे घुमाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये क्या करेगा? ये घुमाने नहीं देगा, ये अपोजिट सेंस में ऐसे टॉर्क लगाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क लगेगा अपोजिट सेंस में, और एजेंट का टॉर्क इधर लगेगा। अच्छा आप सुनो, लेकिन ध्यान रखना, आपको पता क्या, जब मैं इसको 10 डिग्री घुमाऊँ ना तो आपको टॉर्क कम लगाना है। ये अल्टीमेटली घूमेगा तो सही बाद में, लेकिन आपको ना ताकत कम लगानी है। जब ये 20 घूमे तो आपको ताकत थोड़ी ज़्यादा लगानी है, 30 घूमे ताकत और ज़्यादा लगा देना, 40 घूमे और ज़्यादा ताकत लगा देना, और आगे ना 50-70 से आगे तो जा ही ना पाए, बिल्कुल इतनी ताकत लगा देना कि 90 तक तो पहुँच ही ना पाए। इतना जोर लगा देना, पूरा मतलब पूरी ताकत लगा देना, बस हार जीत की बात है, ठीक है। लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, मैं इसको मान लो तो घुमा के छोड़ दूँ, ऐसे छोड़ दिया तो वापस आना चाहिए। ये वापस तो नहीं आ रहा, अच्छा बस ये वापस आना चाहिए। वापस क्यों आना चाहिए बताइए? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है अभी। ये डाइपोल किस में है? ये स्टेबल। कोई डिस्टर्ब करेगा तो ये वापस जरूर आएगा। ये तो चेक करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। थोड़ा अभी भी इसमें थोड़ा टेढ़ा ऐसे, हाँ बिल्कुल, बस हाँ बिल्कुल, हाँ ऐसा ठीक है। अभी चेक करते हैं, देखो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, देखिए आप। ये तो कुछ ज़्यादा ही स्टेबल इक्विलिब्रियम में लग रहा है। नहीं थोड़ा सा तो घूमेगा यार, 10 डिग्री 20 डिग्री में थोड़ी ताकत लगानी है आपको। तो मत 10 से लेके 30 तक इतनी ताकत नहीं लगानी है, आप अंदाजे से देख लो अब, ठीक है ना। ये आ रहा है वापस, कौन सा इक्विलिब्रियम बताइए? स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम तो है भाई, ठीक है ना। अच्छा क्यों है स्टेबल में? क्योंकि मेरा टॉर्क लगा इस सेंस में ऐसे, इसका टॉर्क लगा ऐसे। इसका जो टॉर्क है वो कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन लगा रहा है? मैं एजेंट हूं। समझ आ रही बात आपको? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों पता लग गया? डिस्टर्ब करके देखना पड़ता है, डिस्टर्ब करने पे वापस आ जाए तो कौन सा, अभी रखे रखे कुछ नहीं पता। अब मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा तब पता लगेगा ये वापस आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल रहा हूं ना। चलो अब मैं इसको 0 से 90 तक घुमाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। 0 से 90 तक मैंने घुमाया 10 डिग्री, ये 30 घूम गया, ये कुछ ज़्यादा ही, रुको रुको, ये 10 डिग्री घुमाया, 20 डिग्री घुमाया, 30 डिग्री घुमाया,
यार ये कैसा डाइपोल है यार, ये क्या इसमें ये वापस आएगा मेरे छोड़ते ही, तो आपकी वापस आने की टेंडेंसी हमेशा रहेगी। इस डाइपोल की वापस आने की टेंडेंसी हमेशा रहती है, जैसे ही हल्का सा इसको मौका मिलता है तुरंत वापस आ लेता है। ये आराम से ऐसे लटका हुआ पड़ा है, समझ गया? चलो ठीक है, सुन आप, ये पहले ही टेढ़ा, सही बात है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। चलो 10 डिग्री घुमाया, 10 डिग्री घुमाया, ये 10 और 20 में मुझे कोई ताकत नहीं लगानी पड़ रही। 10 0 से 10 तक जो ताकत लगानी पड़ रही है, 10 से 20 तक वही ताकत लगानी पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है इसके अंदर? टाइम लग रहा आने में, तुरंत आना चाहिए ना। आप पता है क्या, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, आप हमेशा एक ताकत लगाए रखो, आप हमेशा लगाए रखो। 10 डिग्री पे मुझे होल्ड करके रखने के लिए ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 डिग्री पे मुझे होल्ड करने के लिए कोई ताकत नहीं लगानी पड़ रही है। मुझे लग रहा है कि मैंने कोई ताकत नहीं लगा रखी, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई ताकत लगाई नहीं रखी। आप मुझे तो लगना तो चाहिए कि मैंने ताकत लगा रखी है इसको होल्ड करके रखने के लिए, है ना? बिल्कुल, अब लग रहा है कि मुझे यहाँ पे होल्ड करने के लिए ताकत लगा के रखनी पड़ रही है। 20 डिग्री पे होल्ड करके रखने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी, छोड़ दूंगा तो ये देखो, ये बात मैंने, ये ऐसा होता है ना, यही होगा डाइपोल का, तो एग्जैक्टली वैसा ही होगा। देखो 10 डिग्री तक मैंने ताकत लगाई, और अभी भी मैंने यहाँ पे होल्ड करके रखने के लिए मुझे ताकत लगा के रखनी पड़ रही है। देखो समझ आ रही है बात आपको? सुन आप, नहीं यार मजा नहीं आया यार, तुम कैसे डाइपोल हो यार? देखो देखो इसके अंदर, देखो इसमें, देखो हाँ बिल्कुल, अब लग रहा है, ये देखो अब लग रहा है ना। और मैं थोड़ा और घुमाऊंगा ना, वो देखो जितना ज्यादा घुमा के छोड़ूंगा ना उतना जल्दी आएगा एकदम से, समझ रहे बात को? इसको थोड़ा और घुमाते हैं, क्या बात है, अच्छा डाइपोल है। देखो सुना आप, इसमें जो है ना, यहाँ पे इसमें जो है ना, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में अभी देखना आप, इसमें जो है ना, यहाँ पे दोबारा ताकत लगाते हैं। ये देखो अभी कितने एंगल पे है? 40 पे मान लो, मैं इसको 50 पे करता हूँ, ये लो 50 पे कर दिया। अभी मैं इसको 60 पे करता हूँ, देखना ये देखो अभी इसको मैं 60 पे करता हूँ, मैं इसको 70 पे किया, सर क्या फायदा ये लो इसको 80 पे कर दिया, इसको 80 पे कर दिया मैंने। अब मैं इसको 90 पे लेके जाऊंगा, 90 पे करूंगा मैं इसको। अब आप समझ गए होगे यार, ठीक है ना? चलो शाबाश, गुड निपुण, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। देखो सुना सुना यार, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, सुनो ध्यान से। सुना देखो अब यार, यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था इससे कि पहली बात तो टॉर्क लगता किस तरीके से, जब यहाँ पे डाइपोल था ऐसे तो टॉर्क लग ही नहीं रहा था। ये जो निपुण जो टॉर्क लगा रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला टॉर्क है, ठीक है? इसको जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा टॉर्क की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब एंगल 90 डिग्री होगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, समझ रहे हो? यहाँ पे अभी जो कहानी घट रही थी रियलिटी में भी यही घटेगी। यहाँ पे रियलिटी में भी कुछ ऐसा ही होगा। इसको 0 डिग्री से 90 डिग्री तक घुमाओगे तो टॉर्क की वैल्यू बढ़ती जाएगी, टॉर्क। और आपको उसको होल्ड करके रखना है तो ज़्यादा ताकत लगा के रखनी पड़ेगी। मुझे 40 डिग्री पे होल्ड करना है तो कम ताकत लगा के रखनी पड़ेगी, 60 डिग्री पे ज़्यादा ताकत, 80 डिग्री पे और ज़्यादा ताकत, 90 डिग्री पे होल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगा के रखनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में आपको? और जैसे ही छोड़ा तुरंत झटके से आएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क है वो वापस लेके आएगा इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगने वाले टॉर्क की वैल्यू इतनी होती है पी साइन थीटा। याद हो गया ये वाला फॉर्मूला? टॉर्क क्या होता है बताइए? पी साइन थीटा, पी क्रॉस ई। बेसिक पॉइंट में पूछा जाएगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल कर दिया थीटा एंगल पे, उसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है? आपको बोलना है वेक्टर फॉर्म में लगता है पी क्रॉस ई, स्केलर फॉर्म में लगता है पी साइन थीटा। मैक्सिमम कब लगता है? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी और कितना टॉर्क लगेगा उसके इसमें पीई। और जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी टॉर्क क्या लगेगा? 0। ये वाली बात आपने याद कर ली कि नहीं कर ली? होगी याद ये बात? इसका डेरिवेशन सुन लो। सर हाँ जी, अगर एजेंट के फोर्स से 90 डिग्री एंगल रोज हो गया तो फिर तो टॉर्क
बिल्कुल, ये कह रही है कि अगर एजेंट ने ताकत लगाई और एंगल 90 से भी क्रॉस कर दिया तो टॉर्क कम होता चला जाएगा उसके बाद। ठीक है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी 90 के बाद इसके जो टॉर्क है वो कम होता चला जाएगा, फिर टॉर्क फर्दर नहीं बढ़ेगा। फिर वो अनस्टेबल हो जाएगी कि पोजीशन चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, जब ये बिल्कुल ही ऐसे हो जाएगा 180 डिग्री तक घूम जाएगा ये, तो फिर टॉर्क जीरो ही हो जाएगा। फिर तो टॉर्क जीरो ही हो जाएगा ऐसे केस में। तो यहाँ से 0 से 90 तक टॉर्क बढ़ता है, फिर 90 से 180 तक टॉर्क घटता है। फिर तो 90 तक मैं इसको ले जाता ना मान लो, तो आगे मेरे लिए ले जाना आसान था बहुत, फिर तो मैं ले ही जाता इसको आगे। तो 90 तक ही ले जाना मुश्किल है बस इसको। 90 तक तो अपनी पूरी ताकत लगाएगा, 90 के बाद तो अपनी ताकत कम कर लेगा उसके बाद। तो आ रही है बात समझ में आपको? किसी को कुछ पूछना है? इसका डेरिवेशन 2 लाइनों का, वो डेरिवेशन कर लेते हैं। देखो डाइपोल के अंदर ये लेंथ L है, ये भी लेंथ L है। अब सुनो आप, ये L है, ये वाला एंगल थीटा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी L sin थीटा। ये एक ट्रायंगल बन गई, इस ट्रायंगल में ये L है, ये L sin थीटा, ये L cos थीटा है। ठीक है, ये L है, ये वाला एंगल थीटा जैसे, तो ये L cos थीटा, ये लेंथ होगी L sin थीटा। अब सुनो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला किसी को पता है? जनरल फॉर्मूला F इंटू आर परपेंडिकुलर होता है, याद कर लो, 11th में भी आता है। टॉर्क का जनरल फॉर्मूला क्या है? F इंटू आर परपेंडिकुलर, ये टॉर्क का फॉर्मूला है, F इंटू आर परपेंडिकुलर। एफ की वैल्यू कितनी आएगी इसमें? सुना, एफ है क्यू ई, आर परपेंडिकुलर कितना आएगा यहाँ पे? एल साइन थीटा। हाँ जी, आर परपेंडिकुलर कितना होगा बताइए? एल साइन थीटा। ये टॉर्क आएगा किस सेंस में? इस सेंस में आएगा टॉर्क, क्योंकि अगर ये ऐसे है और इसके ऊपर आप फोर्स इधर लगा रहे हो तो ये इस सेंस में घुमाने की कोशिश कर रहा है टॉर्क। ठीक है ना, ये डाइपोल ऐसे, इसके ऊपर अगर आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो तो ये वाला फोर्स कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है? क्लॉकवाइज, इसलिए टॉर्क इतना लग गया, क्लॉकवाइज टॉर्क लग गया। इस केस में इसकी वजह से टॉर्क कितना आएगा? टाउ बनाया एक, तो टाउ 2, इसकी वजह से भी इसी सेंस में आएगा, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर दोबारा लगाया मैंने, ये भी क्यू ई इंटू एल साइन थीटा ही आएगा। ये भी इसी सेंस में आएगा, ये भी इसी सेंस में आएगा। और टाउ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? टाउ नेट इन दोनों को ऐड कर दो, 2QE, क्योंकि दोनों सेम सेंस में, इसलिए एल साइन थीटा। फिर इसलिए तो Q इंटू 2L इंटू ई इंटू, थोड़ा रीअरेंज कर दिया मैंने इसको, तो यहाँ पर आएगा ये PE साइन थीटा। मतलब क्या हो जाएगा बताइए? P क्रॉस E, दिस इज द टॉर्क हियर। ये है टॉर्क, ये इस P क्रॉस E की डेरिवेशन है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E, इस चीज को प्रूव कर दिया मैंने कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E। इस बात का डेरिवेशन है ये, इस बात का डेरिवेशन है कि टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E के बराबर होता है। ठीक है ना? अगर अब आपसे देखो बेसिक पॉइंट क्या बनता है, अगर किसी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे रख दिया जाए तो उसमें टॉर्क कितना लगता है? क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे। आप आंसर दोगे सर P क्रॉस E के बराबर लगता है, स्केलर फॉर्म में PE साइन थीटा के बराबर लगता है। ये वाली बात मैंने मतलब जो है ना इसको याद करवा दिया मैंने, इसका डेरिवेशन भी करवा दिया और यहाँ पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करवा दिया ताकि दिमाग में बैठ जाइए। आगे बात समझ में आपको? ये फॉर्मूला याद हो गया आपको? क्या फॉर्मूला बताया मैंने? हाँ जी, क्या फॉर्मूला बताया? नहीं बताओ क्या ये PE साइन थीटा टॉर्क का फॉर्मूला है। ये किस पे लगेगा टॉर्क और कब लगेगा? किस पर लगेगा पहले तो बताओ? ये डाइपोल पर लगेगा। किस पे लगेगा? डाइपोल पर। कब लगेगा बताओ? जब उसके पास नहीं होगा, जब वो किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा थीटा एंगल पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम के साथ थीटा एंगल पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम के साथ थीटा एंगल पर किसी डाइपोल को रखा जाए
तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है P क्रॉस E के बराबर P sin थीटा के बराबर। आगे बात समझ में आपको? हाँ जी सिमरन बताओ क्या बताया मैंने? जो किसी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए और उसको थीटा एंगल घुमा दिया जाए तो उससे टॉर्क लगता है। बिल्कुल, किसी डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए और स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल पे रख दिया जाए तो उसमें टॉर्क लगेगा P क्रॉस E के बराबर या फिर P sin थीटा के बराबर। ये बात याद होगी, मैंने 10 बार रिपीट कर ली मैंने ये बात। ठीक है जी, अब सुन लो अगला फॉर्मूला, अगला पॉइंट। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल तो घुमाओगे ना, तो घुमाने में आपको एक वर्क करना पड़ेगा। एक तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहां पे आएगा टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा बताइए? यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला क्या था ये? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना आपने, ये वर्क डन बाय फोर्स था। अब वर्क डन बाय टॉर्क निकालना है, तो एफ को रिप्लेस कर दो टाउ से, डी को रिप्लेस कर दो थीटा से। ये फॉर्मूला होता है टाउ इंटू थीटा। लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल हो जब टाउ वेरिएबल हो, टाउ कांस्टेंट हो। जब अगर टॉर्क कांस्टेंट होता तो टाउ इंटू थीटा कर देते, इसे टॉर्क का इससे वर्क डन आ जाता। कितना वर्क करना पड़ा यार? एक बात बताऊं, ये जब पाइप था, जब ये निपुण यहाँ खड़ा था, ये पाइप अपने आप में इसको थीटा एंगल घुमा के ले गया, तो अपने आप तो चला नहीं गया ये। मुझे बताओ ताकत लगानी पड़ी कि नहीं पड़ी? मुझे वर्क करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? तो मैंने जो वर्क करा वो वाला वर्क इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। किस फॉर्म में स्टोर हो गया इसके अंदर? तो पेपर में ये पूछ लेता है कि एक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल पर रखा हुआ है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर कितनी है? उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, याद रखिए आप, PE इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अभी फॉर्मूला अभी मैं डिराइव कर दूंगा, PE इंटू 1 माइनस कोस थीटा है। ठीक है ना? टेकिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम एज रेफरेंस, टेकिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम एज रेफरेंस। सर ये एनर्जी स्टोर है जब कोई भी डाइपोल इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, निपुण वापस आओ आप। और इस पाइप को लेते हैं ना, शाबाश, रखो। मैं इसको ना थीटा एंगल घुमाता हूँ, ठीक है ना, फिर एकदम से छोड़ता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना? और आप, मैं घुमाऊंगा ना 60 डिग्री, आपको करना क्या आपको बताइए। पहले तो बिल्कुल पहले कम ताकत लगानी है, फिर थोड़ी ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, 60 डिग्री तक तो घूम ही ना पाए। ठीक है ना? स्टार्ट कैसे? ताकत लगाए रखो अपनी, बिल्कुल लगाए रखो, आप ताकत लगाए रखो। मैं वर्क कर रहा हूँ अभी, क्या कर रहा हूँ मैं? और इसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है वो वर्क? एनर्जी की फॉर्म में। वो वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। अभी देखना, अभी एनर्जी स्टोर हो रही है, और ये और स्टोर हो जाओ, और स्टोर हो जाओ, छोड़ दिया। अब पता क्या, अब इसने गलती की है। गलती पता क्या की है? सुनो ध्यान से। जब यहाँ पे, जब ये मैंने जब छोड़ दिया था ना, तो रियलिटी में यहाँ के रुकता नहीं है ये। रियलिटी में यहाँ आएगा काइनेटिक एनर्जी के साथ, और ये आगे और बढ़ जाएगा, ऐसे उतना ही आगे। और मैंने इसको 60 डिग्री एंगल तक छोड़ दिया था ना, छोड़ा 60 डिग्री पे, तो होना ये चाहिए था कि ये ऐसे आता और ऐसे एकदम झटके से आता और ऐसे चला जाता 60 डिग्री और नीचे तक, और फिर ये ऐसे ऐसे हमेशा ज़िंदगी भर के लिए होता रहेगा, ऐसे होता रहेगा ये हमेशा के लिए। 60 डिग्री के एंगल तक जाएगा, 60 डिग्री एंगल तक ऊपर जाएगा, 60 डिग्री एंगल के लिए हमेशा होता रहेगा। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने एनर्जी दे के छोड़ दिया इसको। अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, अब ये इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, क्योंकि अपने आप ही घूम रहा है। फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं। मैं इसको लगा के ऐसे छोड़ दूंगा ना, तो ये इक्विलिब्रियम में कहाँ है? अब ऐसे हो रहा है ये हमेशा के लिए, अपने आप होता रहेगा बस। कहाँ है इक्विलिब्रियम में? हाँ जी, हाँ रोकेंगे तो रुक जाएगा, ऐसा नहीं कि रुकेगा भी नहीं, रोकेंगे तो रुक ही जाएगा, रोकेंगे तो रुक जाएगा। लेकिन अब अगर बिना एजेंट किया, ये तो अपने आप जिंदगी भर के लिए ऐसे होता रहेगा बस, क्योंकि एनर्जी देके मैंने छोड़ दिया। इसके अंदर रियल टीम, इसका मतलब ये हुआ कि वो रियल टीम इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई थी, वो नहीं रुका, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई थी ना, वो अंदर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। क्या कह रहे हो? हाँ, फिर ये आगे, फिर वो काइनेटिक एनर्जी फिर से पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगी। तो स्प्रिंग को खींच के छोड़ देते हैं ना, तो हमेशा के लिए ऐसे ऐसे होता रहता है। जब आप ब्लॉक को, स्प्रिंग मास सिस्टम को, बैठ जाओ, गुड। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ वैसा ही हो रहा है,
यहाँ पे जैसे कि एक बात बताइए, स्प्रिंग मास सिस्टम है, आप जो खींचने में ताकत लगानी पड़ेगी आपको, जितनी ताकत लगाओगे एनर्जी स्टोर होती जाएगी, और अब छोड़ दोगे हमेशा के लिए ऐसे ऐसे होता रहेगा ये, और जहां तक ले जाके छोड़ोगे इसको वहीं तक जाएगा, ऐसे ऐसे होता रहेगा। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। समझ में आई बात आपको? इसका मतलब एनर्जी स्टोर हुई थी इसमें, और इसको जब थीटा एंगल घुमाया था तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई थी, और वही एनर्जी किस फॉर्म में दिखाई दे रही है अभी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और वही काइनेटिक एनर्जी किस में चली गई, पोटेंशियल एनर्जी में। पेपर में ये पूछ लिया जाए कि उसका एंगुलर वेलोसिटी होगी कितनी, ओमेगा कितना होगा, तो जो एनर्जी स्टोर हुई है ना जितनी ये वाली, उसी को वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, उसी को हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट कर दो। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, तो वहां से ओमेगा भी निकल के आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया अभी समझेंगे इसको। यू एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी यू, यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे हम एनर्जी स्टोर 0 मान रहे हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे हम इसके अंदर एनर्जी स्टोर कितनी मान रहे हैं, ये लिखा है ना, टेकिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम एज रेफरेंस। इसका मतलब ये है कि हम स्टेबल इक्विलिब्रियम को ये मान रहे हैं कि जब ये डाइपोल शुरू में था स्टेबल इक्विलिब्रियम पे, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर उसमें 0 थी। ठीक है, घुमाने में जो वर्क करना पड़ा वो इतना करना पड़ा। ये कहाँ से आया फॉर्मूला सर, ये वाला फॉर्मूला हम क्यों याद करें सर, एनर्जी देखो जितना थीटा ज़्यादा होगा एनर्जी स्टोर उतनी ज़्यादा होगी 90 तक तो, ठीक है ना, नहीं 90 तक नहीं 180 तक भी, बल्कि एनर्जी स्टोर तो होती जाएगी, इसके अंदर बढ़ती चली जाएगी। इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला आया कहाँ से, देखो एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला है टाउ डी थीटा इंटीग्रल इससे आएगा। अगर टॉर्क कांस्टेंट हो तो टॉर्क इंटू थीटा कर देंगे। हाँ जी बोलो। सर आपने भी बोला कि एनर्जी तो 90 डिग्री एंगल होने के बाद भी स्टोर रहेगी, उसके स्टोर रहेगी और आगे बढ़ती भी चली जाएगी। अंदर भी चली हाँ जाएगी। तो हमने इसको 180 डिग्री के एंगल पे कर दिया, तो ये मतलब कि ऐसे ऐसे होता रहेगा पूरा। एनर्जी स्टोर्ड है बस उसके अंदर, वो एनर्जी स्टोर्ड यूज नहीं होगी बस, क्योंकि टॉर्क लगेगा नहीं। अगर आपने इसको ऐसे 0 से 180 तक घुमा दिया ऐसे, तो 180 भी बस ये रहेगा और एनर्जी स्टोर्ड भी रहेगी इसके अंदर, लेकिन ये अपने आप नहीं होता नहीं रहेगा अपने आप, लेकिन ये 180 पे रहेगा वहाँ पे इक्विलिब्रियम में, लेकिन उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड तो फिर भी रहेगी। एनर्जी स्टोर्ड 0 नहीं है उसके अंदर, एनर्जी स्टोर्ड है उसके अंदर। और कोई ये कह दे कि एक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम पे एनर्जी स्टोर्ड 0 मान लो, रेफरेंस मान लो। अब बताओ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, तो यहाँ पे थीटा की जगह 180 पुट करोगे, cos 180 होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2pe के बराबर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2pe। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम पे एनर्जी स्टोर्ड 0 है, ठीक है ना। एक बार तुम इसका डेरिवेशन करता हूँ फिर मैं बताता हूँ आपको ये कहाँ से आया। देखो वर्कडन बाय टॉर्क निकालना है अपने को, जो वर्कडन है वो टॉर्क इंटू थीटा से निकलता है, लेकिन ये तो फॉर्मूला तब लगता है जब टॉर्क कांस्टेंट हो, जब टॉर्क कैसा हो। लेकिन अभी टॉर्क कैसा, वेरिएबल। टॉर्क कैसा है, वेरिएबल। वेरिएबल है तो टाउ डी, फिर इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। ये केस इंटीग्रेशन के बिना नहीं हो सकता, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। टॉर्क की वैल्यू कितनी यहाँ पे, पी साइन थीटा है, पी साइन थीटा डी थीटा, 0 से लेके थीटा तक। पी को बाहर ले लिया आपने, ठीक है। साइन थीटा डी थीटा लिखा जी आपने, 0 से लेके थीटा तक। पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा, कहाँ से कहाँ तक, माइनस कोस थीटा आएगा क्या, 0 से लेके थीटा तक। वैल्यूज पुट करो, पहले अपर लिमिट पुट करोगे आप, पहले थीटा पुट किया, फिर माइनस अपनी मर्जी से लगाया, अब 0 पुट करो इसमें। क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगी एनर्जी स्टोर्ड। हो गया प्रूफ। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम को रेफरेंस ले तो जब थीटा 90 था तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी बताइए, P इंटू में 1 माइनस में कोस 90। कोस 90 कितना होता है, कोस 90 होता है 0, तो क्या आंसर आएगा PE। और जब थीटा की वैल्यू 180 थी तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी यहाँ पे, PE इंटू में 1 माइनस में कोस 180। क्या आंसर आएगा इसका, 2PE बन जाएगा। ये एनर्जी स्टोर्ड बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ गई होगी बात आपको, 2PE के बराबर SU1 कर दो। ये एनर्जी स्टोर्ड आएगी 2PE के बराबर। हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में, कोई शक किसी को इस चीज में। सर 90 डिग्री के बाद टॉर्क तो लगेगा, चाहे कम लगे। हाँ 90 डिग्री का टॉर्क तो लगेगा, चाहे कम लगेगा टॉर्क, तभी तो एनर्जी स्टोर बढ़ती जा रही है। वो ऐसे ऐसे करना तो चाहिए।
टॉर्क देखो 90 से आप लेके 100 डिग्री तक, तो 100 डिग्री पे ले जाके छोड़ोगे तो ऐसे ऐसे करेगा, 100 डिग्री पे ले जाके छोड़ोगे तो ऐसे ऐसे करेगा, ये 120 डिग्री पे ले जाके छोड़ोगे तो भी ऐसे ऐसे करेगा। जैसे मान लो कि ये ऐसे था पहले, इसको आप लेके ऐसे 120 तक, तो ये ऐसे ऐसे करेगा ये। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसको 180 तक ले गए फिर छोड़ोगे, फिर ये कुछ नहीं करेगा, फिर ये वहीं का वहीं रहता है। ठीक है, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? किसी के मन में डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। हाँ जी बोलो। जो ये रोड जो ऐसे जंप करेगी, इसमें आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अगर थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल हो तो ये परफेक्ट एंगुलर सिस्टम होती है और उसके टाइम पीरियड निकाला जा सकता है। ये एचसी वर्मा में क्वेश्चन भी है, इसका टाइम पीरियड निकाल लो। इसके अंदर सुनो आप, इसके अंदर अगर आप जो है ना इसको हल्का सा डिस्टर्ब करोगे, हल्का सा, थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल होनी चाहिए लेकिन, तो ये ऐसे ऐसे करता रहेगा, फिर ये ऐसे करता रहेगा और ये क्या होगा? परफेक्ट एंगुलर सिस्टम, परफेक्ट एंगुलर सिस्टम होगा ये, और उसका टाइम पीरियड निकाला जा सकता है। एक ऐसा केस हम करेंगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होने के बाद की जो डीपीपी है उसमें अभी मिक्सिंग हो जाएगी, समझ रहे हो बात को? ठीक है, हाँ जी बोलो। थीटा अगर वेरी स्मॉल नहीं है, क्योंकि उसमें अप्रोक्सीमेशन तो यूज करना पड़ेगा कि थीटा वेरी स्मॉल, तभी टाइम पीरियड निकलेगा। अब सुनो तीसरा फॉर्मूला, एक तो मैंने बताया टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस C, एक होता है एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला टेकिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम एज रेफरेंस, और एक होता है टेकिंग इन्फिनिटी एज रेफरेंस। एक तीसरा फॉर्मूला है टेकिंग इन्फिनिटी एज, सुनो आप वो कैसे करेंगे हम? आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया, P इंटू 1 माइनस कोस थीटा, क्या है फॉर्मूला ये? P इंटू 1 माइनस, किस का फॉर्मूला है? हाँ जी किसी का फॉर्मूला है ये? किसका? एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड का, डाइपोल में स्टोर होगी एनर्जी, किसमें स्टोर होगी एनर्जी? और ये किसको रेफरेंस लेके? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को रेफरेंस लेके ये वाला फॉर्मूला। आ रही है ना बात समझ में आपको? हाँ जी क्या बताया मैंने, किसी का फॉर्मूला ये? फॉर्मूला क्या पहले तो ये बताओ, अरे फॉर्मूला क्या पहले ये बताओ? P इंटू 1 माइनस कोस थीटा, P क्या है यहाँ पे? P4 पैरेट सर, P क्या है यहाँ पे? हैं क्यू ही है, P को क्यू ही बोलोगे आप? P क्या है? Q इंटू 2L है, डाइपोल मोमेंट है P। E क्या है यहाँ पे? E क्या है यहाँ पे? E, ये जो E लिख रखा है क्या है यहाँ पे? E, हाँ जी E क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड है। E क्या है यहाँ पे? थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा, हाँ भाई थीटा क्या है यहाँ पे? हाँ तुमसे पूछ रहा हूँ थीटा क्या है? डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है ये। डाइपोल नहीं, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल है ये, थीटा। समझ में आ गया? अभी बताओ फॉर्मूला किस चीज़ का है? हाँ जी किस चीज़ का फॉर्मूला ये वाला? एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला है। किसको रेफरेंस मान के है? स्टेबल इक्विलिब्रियम को रेफरेंस मान के। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? पूछूंगा ये कल फॉर्मूले भी। अब आ जाओ अगले नंबर पे। हाँ जी ये ऊपर वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे? आपने बताया था ये। कौन सा ऊपर वाला नाम वैल्यू बोल लो एक बार, क्या है? जब टॉर्क कांस्टेंट हो। ये कह रही है कि सर एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला है वो आपने बताया कि टॉर्क इंटू थीटा से भी कर सकते हैं, तो वो कब लगाओगे? वर्क डन बाय टॉर्क का फॉर्मूला, वर्क डन बाय टॉर्क का फॉर्मूला कब लगाओगे आप? ये वाला टॉर्क इंटू थीटा डायरेक्ट, और तब लगाओगे जब टॉर्क कैसा हो? कांस्टेंट। यार जब फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू डी। जब फोर्स F इंटू डी होता है, और जब फोर्स वेरिएबल हो, ये तो कब है? जब फोर्स, और जब अगर फोर्स वेरिएबल हो, इफ फोर्स इज वेरिएबल, तो फॉर्मूला क्या लगता है बताइए आप? वर्क डन का फॉर्मूला
एफ डी एक्स इंटीग्रल लगता है कि लगता, बताइए आप कैसे लगता है फिर, एफ डी एक्स इंटीग्रल। और ऐसे ही वर्क डन बाय टॉर्क का फॉर्मूला लगाना है आपको, तो वैसे तो होता है टाउ इंटू थीटा, और ये कब लगेगा जब टॉर्क कैसा हो, इफ टाउ इज वेरिएबल, अगर टॉर्क वेरिएबल हुआ तो बताइए वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाउ डी थीटा इंटीग्रल, फिर ये लगता है टाउ डी थीटा इंटीग्रल लगता है। फिर बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई शक? हाँ जी, अब सुन लो अगली बात। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, इन्फिनिटी को रेफरेंस ले लिया, क्या ले लिया इन्फिनिटी को, काफ़ी दूर इन्फिनिटी को क्या ले लिया आपने, एक डाइपोल को पहले तो यहाँ से इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक लेके आना है, उसमें वर्क करना पड़ेगा, फिर इसको थीटा एंगल पे रखना है डाइपोल को, उसके बाद कितने एंगल पे रखना है इसको, थीटा एंगल पे, फिर वर्क करना पड़ेगा घुमाने में। पहले तो आप इसको लेके आए हो, पहले तो आप इसको देखो इन्फिनिटी को रेफरेंस लेके फॉर्मूला एक, इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक लेके आए हो इसको, उसमें वर्क करना पड़ा मान लो W1, कितना वर्क करना पड़ा मान लो, फिर तो घुमाना पड़ा, घुमाने में कितना वर्क करना पड़ा W2, W2 की वैल्यू में पता भी है P इंटू 1 माइनस कोस थीटा, अभी भी याद किया था हमने। तो जो टोटल वर्क करना पड़ा वो एनर्जी स्टोर होगी वो भी, और वो होगी इन्फिनिटी को रेफरेंस मान के, उसका वो एनर्जी स्टोर होती है माइनस P डॉट E, अभी डेरिवेशन कर दूंगा इसका मैं, टेकिंग इन्फिनिटी एज रेफरेंस। ये इन्फिनिटी को रेफरेंस मान के है, इन्फिनिटी को रेफरेंस मान के है माइनस P डॉट E। पहले इसको लेके आए हम इन्फिनिटी से लेकर, पहले इसको लेके आएंगे, फिर इसको घुमाना पड़ा, घुमाने में वर्क करना पड़ा, ठीक है। इसकी डेरिवेशन की खास जरूरत नहीं है, समझ में आ जाए तो ठीक है, ना तो सिर्फ सब्जेक्टिव में आता है तो इसलिए बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे सपोज एक काम करो, यहाँ पे माइनस क्यू का चार्ज, यहाँ प्लस क्यू का चार्ज है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर इन्फिनिटी की कैपिटल टी डिस्टेंस है, कैपिटल टी बहुत बड़ा है यहाँ पे, ठीक है ना। पहले इसको जो है ना इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक लेके आओगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को लेके आने में, देखो यहाँ से देखो पॉजिटिव चार्ज कितनी डिस्टेंस लेके आएगा, पॉजिटिव चार्ज को डी डिस्टेंस, तो इस पर फोर्स लगेगा क्यू ई का, आपको भी क्यू ई लगाना पड़ेगा, डी डिस्टेंस तक कितना वर्क करना पड़ेगा इस पॉजिटिव चार्ज को लेके आने में, तो और इस नेगेटिव चार्ज को लेके आने में कितना, देखो W1, ये पॉजिटिव चार्ज को लेके आने में, और नेगेटिव चार्ज को लेके आने में फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई का, अपोजिट में लगाओगे, और कितनी डिस्टेंस लेके आओगे इसको, डी प्लस में 12, सॉल्व करो इसको, क्यू ई डी माइनस में क्यू ई डी माइनस में क्यू ई इंटू 12, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया, माइनस का क्यू इंटू 12 इंटू ई, यानी माइनस पी का वर्क करना पड़ा। सुनो आप ध्यान से यार, देखो इन्फिनिटी से लेकर इस डाइपोल को लेकर आने में कितना वर्क करना पड़ा आपको, माइनस पी का। ये क्या लिखा है मैंने, पॉजिटिव चार्ज को लेकर आने में जो वर्क करना पड़ा, और ये क्या लिखा है, नेगेटिव चार्ज को लेकर आने में जो वर्क करना पड़ा। तो नेट वर्क कितना करना पड़ा W1 का लेके आने में बस, फिर अब घुमाने में कितना वर्क करना पड़ा, W2, ये अपने याद ही कर रखा था कितना P इंटू 1 माइनस में, अब टोटल वर्क कितना करना पड़ा W नेट, यही एनर्जी स्टोर हो जाएगी, W1 प्लस में W2, इनको ऐड कर दो, माइनस PE प्लस में PE इंटू 1 माइनस कोस थीटा, सोल्व करो कितना बनेगा, ये सोल्व करोगे माइनस PE कोस थीटा बनेगा, तो ये माइनस P डॉट ई भी लिख सकते हो इसको, माइनस P डॉट ई हो गया प्रूफ ये कि एनर्जी स्टोर्ड माइनस P डॉट ई होती है, एनर्जी स्टोर्ड माइनस P डॉट ई हो जाएगी। सुन लो आप ध्यान से, कि अगर कोई ये कह दे कि इन्फिनिटी को रेफरेंस लेके, इन्फिनिटी को रेफरेंस ले लिया और डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल पे रख दिया, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड बताओ कितनी होगी, तो इसका आंसर है माइनस P डॉट ई। अच्छा मेंशन ना करें ना किसी क्वेश्चन में कि रेफरेंस किसको लेना है, तो आपको रेफरेंस पता है किसको लेना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम को लेना। 99% क्वेश्चन स्टेबल इक्विलिब्रियम को रेफरेंस लेके ही होंगे। बाय द वे पेपर में आ जाए 1% कि इन्फिनिटी को रेफरेंस मान लिया, अब बताओ एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी थीटा एंगल पर, तो आपको बोलना है माइनस P डॉट ई के बराबर,
कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी इसके अंदर, माइनस पी डॉट ई, या फिर माइनस पी ई कोसरा भी बोल सकते हो इसको। इसमें कोई डाउट है किसी को? डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इसमें। ओके बढ़ते हैं आगे। बोलो बोलो। अब अल्टीमेटली क्या याद रखना, सुन लो अब आप, अल्टीमेटली यू हैव टू लर्न 3 रिजल्ट्स। पहला तो ये है कि टॉर्क P क्रॉस E, अगर एक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम के साथ थीटा एंगल पर है तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है P क्रॉस E के बराबर। इसमें कोई रेफरेंस रूफरेंस का चक्कर नहीं होता, टॉर्क निकालने में कोई रेफरेंस होना चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड के लिए रेफरेंस चाहिए होता है। अब एनर्जी स्टोर्ड होती है एक P इंटू 1 माइनस कोस थीटा। हाँ जी, इसमें बताइए रेफरेंस किसको लिया, टेकिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम एज रेफरेंस। और एक एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है बताइए, इसमें क्या बताइए, इन्फिनिटी एज रेफरेंस। ये 3 फॉर्मूले हैं। सुन लो, एक डाइपोल है, किसी एक्शनल इलेक्ट्रिक में थीटा एंगल पे रखा हुआ है, इस पे टॉर्क कितना लगता है बताइए आप, इस पे P क्रॉस E कितना लगता है टॉर्क, P क्रॉस E। और एक डाइपोल है किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखा हुआ है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड बतानी है, टेकिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम एज रेफरेंस। क्या होती है ये, P इंटू 1 माइनस कोस थीटा होता है, P इंटू 1 माइनस कोस थीटा। और इन्फिनिटी को रेफरेंस मान के बताइए, माइनस P डॉट E, माइनस का P डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है, माइनस P मत बोल देना, और स्केलर फॉर्म में बोलो तो P कोस थीटा बोल देना, माइनस P कोस थीटा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? इसके बाद फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये फॉर्मूला अगर नहीं आते तो ये समझ लो डाइपोल आता ही नहीं आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। एक छोटी सी बात और सुन लो अब, 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो रहे हैं। अगर 2 डाइपोल को ऐसे रख दिया जाए ना, इनका ना प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप रिजल्ट याद कर लो बस। ऐसे रख दिया आपने 2 डाइपोल्स को, ठीक है। या ऐसे रखे हो डाइपोल्स, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और चाहे ये डाइपोल ऐसे रखे हो। और चाहिए डाइपोल ऐसे रखे हो, सेम एक्सिस के लोग रखे। मेन बात ये है, सुनो, ये दोनों डाइपोल सेम एक्सिस के लोगे, ये दोनों डाइपोल सेम एक्सिस के लोगे, ये दोनों डाइपोल भी सेम एक्सिस के लोगे, ये सेम एक्सिस के लोगे, सेम लाइन के लोगे 2 डाइपोल्स। इस केस में ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, पता कितना, F इक्वल टू 6K P1 P2 अपॉन में R की पावर 4, इतना फोर्स लगाते हैं, याद रखिए आप, 6K P1 P2 अपॉन में R की पावर 4। डायरेक्शन ये पता क्या, ये तो लगाएंगे अट्रैक्टिव फोर्स। कैसे लगाएंगे इस केस में, अट्रैक्टिव, इसमें लगाएंगे रिपल्सिव। इस केस में कैसे लगाएंगे, इस केस में बताइए अट्रैक्टिव, और इस केस में बताइए कैसे लगाएंगे, रिपल्सिव। आप ऐसे याद रख सकते हो, इसका प्लस इसका माइनस अट्रैक्टिव हो गया, इसलिए इसका प्लस रिपल्सिव हो गया, इसका माइनस इसका प्लस अट्रैक्टिव हो गया, इसका माइनस पास है तो रिपल्सिव हो गया। ठीक है ना।
लेकिन लगेगा इतना ही। एक तो ये रिजल्ट याद करना है, एक रिजल्ट और सुन लो आप। हाँ जी, वहाँ पे आर क्या है? आर इनके सेंटर्स के बीच गैप, आर इज द गैप बिटवीन देयर सेंटर्स। आर यहाँ पर क्या क्वेश्चन ये मन में आता है, तो ये गैप बिटवीन द सेंटर्स है। के तो वही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है के, तो ये भी फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे। ये सारे एक बराबर फोर्स, इनके बीच गैप आर है। इसकी डाइपोल मोमेंट P1 थी, इसकी P2 है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे इसकी डाइपोल मोमेंट P1 है और इसकी P2 है। ये एक दूसरे पे फोर्स रहेंगे, उस फोर्स से आधा हो जाएगा 3K P1 P2 अपॉन में r⁴। यार मैं ये बोल दूँ ना, ये ना एक दूसरे के पैरेलल हैं बट अलग अलग एक्सिस के अलोंग है। ये तो अलोंग सेम एक्सिस, अलोंग सेम एक्सिस। ये है along different axis but parallel, along different axis but parallel। इसमें ऐसा, इसमें देखो, और इसमें कैसा लगाएंगे सुनो आप, यहाँ पॉजिटिव है, ये रिपल्शन होगा, इसमें रिपल्सिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव है, अट्रैक्टिव होगा इसमें। यहाँ पे ये नेगेटिव रिपल्सिव होगा। ये डेरिवेशन की जरूरत है नहीं, यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। यहाँ पे कैसा होगा, ये अट्रैक्टिव। ये याद करना आपको। यार सुन लो, दो डाइपोल एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। पहली बात तो अगर इस सिचुएशन में रखे हुए हो तो इतना फोर्स लगेगा 6K P1 P2 अपॉन r⁴, और इस सिचुएशन में रखे हो तो 3K P1 P2 अपॉन r⁴। ये रिजल्ट आपको याद करने हैं। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? क्या समझ में आया? हाँ जी, सर यहाँ पर एक जगह चार्ज ऐसा क्यों है? उसमें दोनों साइड चार्जेस थे। इसमें भी है ना, यहाँ पे तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर इसमें भी यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। वो तो है डाइपोल का मतलब तो यही है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, इसके भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे। ठीक है, और किसी के मन में डाउट है? और बाद में देखो रिपल्सिव, यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस रिपेल करेगा, इसका प्लस प्लस रिपेल करेगा, ऐसे इसलिए रिपल्सिव ओवरऑल। ठीक है, और किसी के मन में डाउट हो तो बोलो, कुछ पूछना है किसी को?